हे गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, तो पहले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन। बीच में हमने 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। ओके, तो देखो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आई विल डू इट एट द लास्ट, और जनरली वो तुम्हारा होमवर्क होगा। ओके, तो बिकॉज दैट इज द जस्ट अ conceptual question. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ स्टोन ऑफ मास m इज Fs। तो एक ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है स्टोन की ड्यू टू अर्थ इज Fs, दैट ऑन हाइड्रोजन बैलून ऑफ मास m लोकेटेड एट सम प्लेस इज एट द सेम प्लेस इज Fh। तुम्हें पूछा है कि एक स्टोन है जो भारी होगा ऑफ कोर्स ऑफ मास m, और एक हाइड्रोजन बैलून होगा ऑफ सेम मास m। ओके, और ये दोनों सेम ही प्लेस पे है। ओके, और उस पे जो फोर्स है दैट इज Fh, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इस पे जो स्टोन पे फोर्स लगेगी वो है Fs। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वाई? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द मासेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Gm ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द स्टोन या मास ऑफ द बैलून। इस क्वेश्चन में दोनों के मास सेम है, तो रेडियस r स्क्वायर, ये फैक्टर सेम है। ओके, बट एंड ऑल्सो दिस मास ऑफ द बोथ द स्टोन एंड द बैलून आर ऑल्सो सेम, तो सब कुछ सेम होगा। दैट्स वाई ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ओके वेट मिनट, ओके फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हमसे टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ऑफ ईच रेडियस आर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, बिकॉज इसमें सिली मिस्टेक होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। ओके, टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, इफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज F। सो दो कॉपर स्फीयर तुम्हें दिए गए हैं एंड द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सॉरी ये दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में लाना है। ओके, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दीज आर द सेंटर्स। थोड़ी सी बिगर पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, वो ड्रॉ करता हूँ, बिगर पिक्चर। ओके, बड़ा सा स्फीयर, ये अनदर स्फीयर। ओके, और ये इसका सेंटर O है, इसका भी सेंटर O है, आइडेंटिकल है तो दोनों के रेडियस सेम होंगे। दिस इज R and this is also R. Now the distance between the centers of the two spheres is 2r. Okay, if the gravitational attraction between them is F, then which of the following is correct? अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने क्लेवरनेस नहीं होता, चालाकी दिखाई है हमने। ठीक है, क्या चालाकी दिखाई है? दैट उन्होंने कहा है टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर्स बताए हैं, बट मास के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ पर उन्होंने मास के बारे में कोई भी बात नहीं की। दैट मीन्स अब जो भोला भाला स्टूडेंट होगा, ओके, वो क्या सोचेगा कि मास इज कांस्टेंट। बट देखो अगर उन्होंने मास नहीं बताया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, तो हमने भी एज्यूम नहीं करना है कि मास आर सेम। मास हमने डिफरेंट मानकर ही चलने हैं। यहाँ पर जो शब्द यूज होगा दैट इज आइडेंटिकल, बट आइडेंटिकल डजंट मीन्स दे हैव द सेम मास। ओके, दे मस्ट हैव द सेम डेंसिटी, बट इट डजंट मीन दैट दे हैव सेम मास। तो जब भी जहाँ पर तुम्हें मास नहीं बताया गया होगा दैट मीन्स कि तुम्हें डेंसिटी सेम बताई होगी। डेंसिटी इज सेम, क्योंकि आइडेंटिकल कहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये आयरन का बना होगा, लेट्स सपोज, तो ये आइडेंटिकल कब होगा?
अगर ये भी आयरन का बना हुआ होगा। ओके, दैट्स वाई डेंसिटी विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, अगर मटेरियल को हम बदल दें देन डेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। ओके, दैट्स वाई हेयर डेंसिटी इज सेम बिकॉज मटेरियल इज सेम बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। ओके, तो अब करना क्या है, फॉर्मूला वी हैव टू यूज दिस ME, सॉरी जहाँ पर अर्थ तो है नहीं, यहाँ पर m स्क्वायर होगा बाय 4r स्क्वायर। वाई 4r? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज 2r। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, दैट इज मास का अब फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर डेंसिटी हमें मिलेगी, लाइक 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ बोथ द मटेरियल्स, दैट इज d स्क्वायर। d का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज मास का स्क्वायर। तो ये हमें मास पता होता है ना, व्हाट इज मास? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज d स्मॉल d एंड v इज द 4/3 पाई r क्यूब और उसका भी स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पर r पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिल रहा है फोर्स, r पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट्स वाई b इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर ये चीज़ ना पता होती यू वुड टिक मार्क द ऑप्शन C। ओके, बट याद रखना है सेम क्वेश्चन अगर आएगा, अगर उन्होंने खास तौर पर बताया कि दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम मास, देन ऑप्शन वुड बी C, बट नाउ ऑप्शन इज B। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस आर, फिर स्फीयर्स दिए हैं, are placed with their centers at a distance of nr, where n is the integer greater than 2. Okay, the gravitational force between them will be proportional to, ये तुम खुद करना, बिकॉज सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आइडेंटिकल की उन्होंने बात की है, तो सेम तरीके से आएगा आंसर। तो देखना इसमें अब ऑप्शन के नंबर क्या होगा। ओके, एंड कमेंट मी and just comment me this. ओके, अब फिफ्थ तो भी मैंने कह दिया है कि तुम कमेंट करके बता देना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हाल होगा वो भी मैं कह दूं कि खुद कर लो, वो चलो मैं तुम्हें करा देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि तुम खुद कर लोगे, बट आई विल डू इट। ओके, आई विल डू इट। इफ टू एस्ट्रोनॉट्स इन अ फ्री स्पेस देन would they be accelerated due to the mutual gravitational attraction between them? कि अगर दो एस्ट्रोनॉट्स हैं फ्री स्पेस में, जब मैंने कहा फ्री स्पेस तो आजू बाजू कोई भी प्लैनेट नहीं है, कोई भी सन नहीं है, जस्ट दीज टू एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट लेट्स से A एंड एस्ट्रोनॉट B, आसपास कोई भी प्लैनेट नहीं है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, देन वुड दे बी एक्सलरेटेड, क्या ये A एक्सलरेट करेगा B की तरफ, क्या B एक्सलरेट करेगा A की तरफ? द आंसर इज यस, दे विल डू। वाई? बिकॉज दोनों पार्टिकल्स के ही बने हैं, हम भी पार्टिकल्स के बने हैं, हम भी एटम्स के बने हैं, तो हमारे पास भी क्या होगा, मास होगा। तो एक के पास भी मास है, B के पास भी मास है, सो व्हाट वुड हैपन, दे वुड जस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, हाँ इंट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, इट विल बी नेग्लिजिबल बट दे विल बी एक्सलरेटेड। हम एक्सलरेशन होगा बट वो नेग्लिजिबल होगा। ओके, बट यस दे विल एक्सलरेटेड दो वेरी स्मॉल। ओके, सो इट विल एक्सलरेट, आंसर इज यस। बट देयर इज अ कंडीशन दैट they would not be accelerated like in the straight line। तुम ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगर वो दोनों फ्री स्पेस में हैं, दिस इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एंड दिस इज द सेकंड एस्ट्रोनॉट, और दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, नो, क्योंकि ऐसे अगर मूव करेंगे तो इससे एक पंगा पड़ता है। व्हाट इज दैट पंगा? पंगा पड़ता है कि हम सेंटर ऑफ मास को भी कम कर रहे हैं। कम का इससे कम होगा सेंटर ऑफ मास अगर ये दोनों सेम रेट से आते हैं? आई वुड से नो, ऐसे कम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी एक्सलरेट कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सलरेट कर सकते हैं, बट
उससे ऐसा रहे कि ये सेंटर ऑफ मास, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगर हम दोनों ए बी को एज अ फुल सिस्टम मान लें और कोई ऑब्जर्वर बाहर से देखे तो उसके लिए नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स, मान लो ए बी सिस्टम है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है देख रहा है, तो इसके लिए नेट फोर्स कितनी होगी? उसके लिए होगी 0, ओके। अगर इसके लिए 0 है नेट फोर्स, देन he would see that center of mass should also not move, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, देन सेंटर ऑफ मास शुड ऑल्सो नॉट टू बी डिस्प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ओके। वुड देयर बी एनी चेंज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 एस्ट्रोनॉट्स? नो, मैंने पहले कह दिया कि नो, देयर वुड बी नो चेंज टू द सेंटर ऑफ मास, ओके। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द आंसर, नॉट द प्रॉब्लम, ओके। तो हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन खत्म हो गया, अब थोड़ा सा हम ये करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय g, you know this well, okay, it is represented by g. now how to derive g? देखो, इसको डिराइव करने का क्या मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या कैसे आएगा, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ g? तो देखो, फोर्स हमें पता है दैट इट इज रिटन लाइक m1 m2 by r स्क्वायर, ओके। नाउ अगर फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं बाय ए के साथ, सॉरी मास के साथ करना था, किसी भी मास के साथ कर दो, मास के साथ कर दो m, ओके, दिस विल बी g, m1 के साथ कर दो, किसके साथ भी कर सकते हो, ओके, आर स्क्वायर। सो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और दिस विल बी gm2 by r स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम किसी बॉडी और अर्थ में, बॉडी और अर्थ के दरमियान बॉडी और अर्थ के दरमियान हम कुछ मोशन अगर स्टडी करते हैं, देन वी रिप्लेस ए बाय जी, और यहाँ पर m2 क्या होगा? वो होगा मास ऑफ अर्थ, me, ठीक है। तो g किसके इक्वल होगा? दैट वुड बी g इज इक्वल टू gme, विच इज द मास ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, r e स्क्वायर। सो दिस इज द g, और इसकी वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। पोल्स पे थोड़ा सा कम होती है एंड इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, हम आगे पढ़ेंगे। एट हाइट h, दिस इज द हाइट h, कि अगर हमारी बॉडी अर्थ के ऊपर हो, बहुत ऊपर हो, ओके, तो तब हमारा g क्या होगा? तब हमारा g होगा, दिस विल बी gme ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। वाई? देखो, अब वाई पूछा है तो देना तो पड़ेगा ही आंसर, ओके, देना तो पड़ेगा ही आंसर। देखो, ऐसा हमारे पास है अर्थ, ओके, और यहाँ पर के ऊपर अगर सरफेस पे होती, ठीक है, अगर हमारी कोई बॉडी सरफेस पे होती, देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ और जे मास ऑफ द बॉडी इज टेकन टू बी रेडियस, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ लिखा है। बट इफ द मास इज वेरी हाइट, इट्स एट सम हाइट, लेट्स से इट हैज सम हाइट h, स्मॉल h, देन वी विल गेट दिस आंसर, बिकॉज अब डिस्टेंस बढ़ गया ना बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। और एक और चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि यहाँ पर मैं अर्थ और जो बॉडी है उसमें ही डिस्टेंस क्यों मेजर कर रहा हूँ? वाई आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉडी, वाई? ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, ओके। देन ऑन द सरफेस पे यही रहेगी, दिस इज ऑन द सरफेस एज वेल, ओके। अगर ये पसंद आया हो लेक्चर, देन प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कर देना ये चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच, ओके। सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल, ओके।
आई रियली वॉन्ट इट. ओके, थैंक यू वेरी मच.